एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो स्टडी में। आज हम लोग जानेंगे भूगोल के बारे में। क्या है भूगोल, इसका क्या महत्व है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एवं कमेंट करें। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है या भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं भूगोल के विषय क्षेत्र, और इसे कितने भागों में विभाग किया गया है, इसे कैसे स्टडी करना है, और इसका महत्व हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो महत्व है वो सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपके दैनिक जीवन में भी भूगोल के कितने महत्व हैं। और ये हर दिन हम लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताब से ही सीखने को मिले। भूगोल हमारे पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें वो सारे भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अगर आप भूगोल जानना या सीखना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो भूगोल है, इसका जो शब्द है भूगोल शब्द, तो इसका प्रयोग किया गया था एक ग्रीस वैज्ञानिक था, इरेटोस्थनीज जो थे। तो ये ग्रीक भाषा में एक वर्ड है जियोग्राफोस, जिससे मिलकर के जियोग्राफी बना था। तो जिसमें जियो का मतलब आपका हो गया क्या, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब उसका वर्णन या अध्ययन करना। इसी से इंस्पायर्ड होकर इस चैनल का भी नाम आपका रखा गया है जियो स्टडी। जियो मतलब पृथ्वी हो गया, पृथ्वी की स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो इस प्रकार से जो इरेटोस्थनीज इसका नामकरण किए थे जियोग्राफोस या जियोग्राफी, इससे नाम पड़ा इसका इंग्लिश में। आगे वो जो मुख्य विभाजन दो भागों में किया गया है, तो इसका पहला भाग आपका हो जाता है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये सारा आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें से जो हम विभाजन किए हैं भौतिक भूगोल का, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इंग्लिश में इसको जियोमॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। मतलब कि स्थल मंडल में, स्थल रूप में जो आता है, इसमें उच्चावच वगैरह हम लोग को पढ़ना रहता है भू आकृति विज्ञान में, जिसमें से आपका पर्वत, पठार, मैदान, वनस्पति और मृदा, ये सारा मुख्य चीज़ें जो है वो हम लोग को इसके भू आकृति विज्ञान में पढ़ना है। जिसमें पठार का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी संरचना बनती है, जैसे कि अपर्दनात्मक संरचना हो गया, उसके बाद डिपोजिशन से जो निक्षेपात्मक बनता है, ये सारा का सारा आपका जो स्टडी करना रहता है, तो ये आपका किस में आ जाता है, भू आकृति विज्ञान में आ जाता है। जो भी आपके अगल बगल में जितने भी तरह के मतलब कि भौतिक स्वरूप दिख रहे हैं पृथ्वी का, धरती का, कहीं पहाड़ दिख रहा है, कहीं पहाड़ी, कहीं समतल मैदान दिख रहा है, कहीं घाटी दिख रहा है, तो ये सारा का अध्ययन जो होता है वो आपका भू आकृति विज्ञान में होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं वो है दूसरा में महत्वपूर्ण जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान हम किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, तो जलवायु विज्ञान का अध्ययन आपका किया जाता है वायुमंडल। जब हम पढ़ेंगे तो वायुमंडल में आपका एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में उसको एटमॉस्फेयर का जो होता है, पहला था स्थल मंडल, दूसरा आपका वायुमंडल हो जाएगा। और वायुमंडल के अंतर्गत ही हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, तो हमारे पृथ्वी से जो लगे हुए वायुमंडल है, पृथ्वी से जो लगा हुआ वायुमंडल है, उसमें आपका क्या आ जाएगा, तो जो मौसमी घटाएं जितना भी है, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षण हो गया, तो ये सारा का सारा अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, तो ये आपका जलवायु विज्ञान या वायुमंडल जब पढ़ाएंगे, वायुमंडल की संरचना, तो इसमें आपका ये आ जाएगा जलवायु विज्ञान में, जिसमें इंग्लिश में से क्लाइमेटोलॉजी बोला जाता है। और तीसरा जो है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जल विज्ञान अथवा आपका हाइड्रोस्फीयर जो इसको बोला जाता है, हाइड्रोलॉजी। और ये हम लोग अध्ययन करेंगे जल मंडल में। और जल मंडल में हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, तो इसमें जल मंडल में हम लोग जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, नदी हैं, झील हैं, ये सारे के अंतर्गत इसका जो कैसे इसका कंपोजिशन है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इसका कितना गहराई है, कहाँ से कौन निकलती है, कि या तो किस समुद्र का कैसा वहाँ का स्थलाकृति है, समुद्र के अंदर भी स्थलाकृति होती है, तो वो सारा हम लोग पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। उसमें समुद्र का खारापन हो गया, समुद्र का तापमान हो गया, उसके जलीय जीव हो गए, उसके में निक्षेप हो गया, तो ये सारा का सारा अध्ययन हम लोग करेंगे। ओशनोग्राफी जो होता है समुद्र विज्ञान उसमें हो गया, या फिर जलमंडल में, ये सारा अध्ययन हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट जो होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोला जाता है कि जो भौतिक भूगोल में और मानव भूगोल, इसके बाद इसका दो विभाजन होगा। एक होगा आपके क्या, भौतिक भूगोल, और दूसरा फिर अभी हम बताएंगे मानव भूगोल। तो ये दोनों को मध्य में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है वो है आपका जैव भूगोल। जैव भूगोल जो है उसको बेसिकली हम लोग फिजिकल में ही रख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो जो जैव भूगोल है वो जैव मंडल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग को क्या क्या अध्ययन करना है, तो इसमें हम लोग को जितने भी
प्राकृतिक रूप से, या तो बोलिए कि जलीय जीव या जंगली जीव, जितने भी वाइल्ड लाइफ हो गया, तो वो सारा आपका इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपका जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, कि कितने जो जीवों का महत्व है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि बाघ को बचाना चाहिए जबकि वो इंसानों पे हमले भी करते हैं लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे किसमें, आपका बायोस्फीयर जब हम पढ़ाएंगे, जैव मंडल पढ़ाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र है कि उसमें हर चीज़ का अपना महत्व है, सांप का अपना महत्व है, तो बाघ का अपना महत्व है, हिरन का अलग महत्व है। इस तरह से हम लोग जानेंगे उसको सारा का सारा पारिस्थितिकी तंत्र में और जैव मंडल में, कि हर चीज़ अपने स्थान पे कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये सारा का सारा आपका हो गया भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारा अध्ययन करेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहेगा। जब हम इसको पढ़ाएंगे आगे, किसी भी क्षेत्र का वनस्पति पढ़ाएंगे, किसी भी क्षेत्र का कृषि पढ़ाएंगे, तो अगर ये आपका सही से पढ़ा हुआ रहेगा, आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल अगर आप सही से कर लिए हैं, तो जब हम बताएंगे आपको इसको, जब मानव भूगोल में हम इसको पढ़ाएंगे, तो इसका जितना भी प्रभाव है, ये सारा का प्रभाव मानव भूगोल पे सबका पड़ता है। इसलिए हम लोग भूगोल के अंतर्गत सिर्फ भौतिक भूगोल नहीं, मानव भूगोल को भी पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल हम बोलेंगे आप लोगों की सिर्फ किताबों से मत पढ़िए, किताबों से भी पढ़िए, लेकिन इसके अलावा आपके अगल बगल में जो उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, जिसमें कि आपका हो जाएगा कि आपके आसपास जरूर पर्वत होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र से हैं तो वहाँ कोई ना कोई भौतिक स्थलाकृति आपको मिलेगी ही। उतना भी नहीं मिल रहा तो नदी आपके अगल बगल में है, झील आपके अगल बगल में है, आपके वनस्पति है, मिट्टी है, ये सारा का सारा आपका भौतिक भूगोल में आ जाता है। तो आप उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कैसे बना, क्या है, इसका असर क्या पड़ रहा है, इसमें क्या सुधार हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं होते हुए भी वो इंटरेस्ट इसमें रखते हैं, और एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट से ज़्यादा जानकारी उन लोग रखते हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं फेसबुक पे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश जिसका ऑनर्स है या हिस्ट्री ऑनर्स है, वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं और वो ये सब के बारे में जानकारी जान रहे हैं। कोई है सो झरनों का शौकीन है, कहीं कहीं जगह जा करके झरनों का खोज कर रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं जो झरने हैं वो नदी से संबंधित है, वो नदी किसी बड़ी नदी में या तो जाके मिल रही हैगी, तो इससे आप नदी तंत्र में उसको जोड़ करके देख सकते हैं कि वो किस नदी में आगे जा करके मिलती है। इस तरह से आप खुद में एक इंटरेस्ट जगाइए। कहा जाता है कि जैसे कि सिर्फ बादाम खाने से दिमाग नहीं होता है, कभी कभी धोखा भी खाने से उससे ज़्यादा दिमाग होता है। तो उसी तरह से सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है, आपके अगल बगल में अगर उसको आप जोड़ के पढ़ रहे हैं तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए अगर आप भौतिक भूगोल को पढ़ना चाहते हैं तो वो तो आप एक बुक से पढ़ ही रहे हैं, एटलस रख लीजिए। अगर लोकेशन आप हर जगह नहीं घूम सकते हैं तो एटलस से भी उसकी जानकारी ली जा सकती है। लेकिन जहाँ भी मौका मिले आपको घूमने का, जाने का, तो अवश्य घूमें, जाएँ और उसका अवलोकन करें, निरीक्षण करें और उसको अपने किताब में जो पढ़े हैं उससे जोड़ कर पढ़ें, तो ज़्यादा समय तक आप उसको याद रख सकते हैं। रट के याद रखिएगा 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा आप रट के कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक बार आप उसको लिंक कर लिए उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से, कोई पठार पढ़ा रहे हैं, पर्वत पढ़ा रहे हैं, या तो मान लीजिए सैल पढ़ा रहे हैं, खनिज पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार लिंक कर लीजिए। जैसे कि झारखंड में कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो कोयला से आप लोग उसमें जब यदि कर लीजिए कि किस पीरियड में ये बना, कैसे बना, इसका निक्षेप कैसे हुआ, तो ये सारा आप जब खदान देखते हैं तो वहाँ जा करके ये चीज़ इमेजिन कीजिए, तो उससे आपको लिंक हो जाएगा, वो चीज़ दोबारा आप कभी नहीं भूलिएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहला हम लोग देखे थे क्या, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके सारे भाग देखे थे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण खंड है भूगोल का वो है मानव भूगोल। क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं कि मनुष्य से उससे क्या संबंध है। पृथ्वी पर हम तो रह रहे, पृथ्वी भी है और हम भी है, कोई एग्जिस्टेंस है मानव भूगोल का। तो जो भी कर रहे हैं हमारा असर प्रकृति पे पड़ रहा है, प्रकृति का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो इसी के अंतर्गत जो मानव भूगोल है तो उसमें हम लोग जो उसका विषय क्षेत्र है वो देख लेते हैं। तो मानव भूगोल का जो पहला विषय क्षेत्र हम लोग देखेंगे तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल ही ऐसा चीज़ है जो किसी भी मनुष्य को वहाँ के परिस्थिति के अनुसार कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसका खान पान क्या है, उसका वेशभूषा मतलब कि वस्त्र क्या है, तो ये सारा जब हम देखते हैं तो ये हमें सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत इसमें जानना होगा। जितने भी जनजातियाँ हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ है, उसके रहन सहन की क्या तरीकी है, तो ये सारा चीज़ हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ते हैं। आप लोग को भूगोल इसलिए हम पढ़ने के लिए भी जोर दे रहे हैं कि ये सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, आपका जो डेली लाइफ का रूटीन है, एक जरा सा इमेजिन कीजिएगा जो हम लोग अभी चाउमीन खाते हैं, हर जगह मार्केट में है, लेकिन ये यहाँ का ट्रेडिशनल डिश नहीं था, ये कहाँ से, चाइना से आया हुआ था। जितने भी फास्ट फूड है अधिकतर वो चाइना से आए हुए थे, वहाँ उस तरह के कंडीशन थे, वहाँ लोग उस तरह से यूज़ करते थे। जैसे साउथ इंडिया में आप चले जाइएगा, वहाँ लोग थोड़ा खट्टा खाना पसंद करते हैं। तो क्यों, क्योंकि वहाँ की आर्द्रता इतनी है इसलिए वहाँ का खट्टा खाना पसंद करते हैं, वहाँ के जो उमस वाला आर्द्रता है इस कारण से। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो पहनावा का भी तरीका है, वहाँ पे लोग अधिकतर लुंगी पहनते हैं।
तो जो लुंगी यूज़ करते हैं, गर्मी अधिक है इसलिए वहाँ पे लुंगी यूज़ अधिक करते हैं। आपका जो पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में, ये सब उमस और गर्म क्षेत्र हैं, जिसके वजह से यहाँ पे लोग लुंगी यूज़ करते हैं। इसी तरह से राजस्थान चल जाइए तो वहाँ भी धूप अधिक है, तो लोग पगड़ी भी यूज़ करते हैं, राजस्थानी पगड़ी जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो धार्मिक चीज़ भी जुड़ गया धीरे धीरे, तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें भूगोल का ही असर था। जैसे कि एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो इस्लाम धर्म हो गया या तो क्रिश्चियन धर्म हो गया, ये सब का उदय कहाँ हुआ था? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में जैसे अरब या जेरूसलम, ये इस सब जगह पे वनस्पति का अभाव था, इसलिए यहाँ के लोग जो है अभी भी जैसे कि जो डेड बॉडी होता है तो उसको दफनाने का वहाँ पे प्रचलन शुरू से था। लेकिन इसके ठीक विपरीत हम लोग जब इंडिया देखते हैं, यहाँ पे तो शुरू से वन भूमि था, शुरू से यहाँ पे जंगल झाड़ी से ये घिरा हुआ था, यहाँ पे कभी वनस्पति का कमी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के लोग बॉडी को वो जलाने का यूज़ करते थे। इसके अलावा भी देखिएगा कि जो इस्लाम धर्म में अधिकतर घरों में आपको मिलेगा कि वो टोटी वाला लोटा जो होता है, जिससे मतलब कि धीरे धीरे पानी आता है, तो वो यूज़ किया गया था कहाँ? अरब के लोगों के द्वारा वो सब यूज़ किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए वहाँ लोग उसको कम खर्च करने के लिए उस तरह के बर्तन यूज़ करते थे। अभी भी वो प्रचलन जब लोग इस्लाम फॉलो करने लगे तो उसके वजह से वो प्रचलन जहाँ जहाँ वो इस्लाम गया तो वो उसके साथ साथ वो जो उसका भौगोलिक परिवेश के अनुसार वो चीज़ जो बदला हुआ था वो आ गया। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को अगर इंडिया में देखेंगे, यहाँ तो सब गंगा नदी के किनारे है, गंगा में तो खुले इतना पानी की यहाँ कभी कमी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो इंडिया में यूज़ किया जाता है अधिकांशतः, तो वो ओपन जो होता है इस तरह का लोटा, देखिए इस तरह का लोटा निकालो गंगा नदी से पानी और पूरा उजलो, यहाँ पे पानी का कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है वो हर चीज़ को इफेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा चीज़ का जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में ये सब चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। तो जो जनसंख्या है, डेमोग्राफी हम लोग का है, तो इसका भी अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे कि जन्म दर, मृत्यु दर, किस स्पीड से कहाँ किस देश में जनसंख्या वृद्धि कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, कहाँ एडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल में। और अधिवास भूगोल भी हम लोग को पढ़ना है। अधिवास भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे नगरों का बसाव, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सेटलमेंट जो है वहाँ का बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से नगरों का फैलाव हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल में। अभी एक मुद्दा जो चला जा रहा है कि नहीं जनसंख्या नीति बनाया जाए, जनसंख्या जो कंट्रोल का वो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाया जाए, तो ये सारा भी हम इसी में पढ़ेंगे कि जनसंख्या जो बढ़ रही है तो उसका क्या परिणाम है, क्या दुष्परिणाम है, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या भी एक संसाधन के रूप में है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कैसे करें, इसको कैसे हम लोग इसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या भविष्य में इसमें क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो ये सारा गवर्नमेंट का चीज़ है, लेकिन हम लोग इसमें भूगोल में अगर हैं तो भूगोल में हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, जन्म दर किस हिसाब से हमारा बढ़ रहा है, मृत्यु दर कैसे बढ़ रहा है, ये दोनों के वजह से ग्रोथ रेट जो होता है, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो ये सारा आप लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। इसके अलावा जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसमें हम आप लोग को बताएं कि इसमें नगरीय जनसंख्या या नगरीय बसाव या नगरों के आकार, और फिर ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सेटलमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल को, आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपका जितना भी अभी जो इससे पहले भौतिक भूगोल बताएं तो उसका सारा का सारा इफेक्ट आपका इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आएगा। अगर आप भौतिक भूगोल बढ़िया से पढ़ लिए तो आप बता पाएंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उसका जैसे कि तापमान, वर्षा, ये सारा फैक्टर्स इसमें काम करता है। कैसे? तो जब हम इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे तो हम कृषि मॉडल पढ़ेंगे, कृषि के उत्पाद पढ़ेंगे, कौन से मृदा में किस प्रकार की कृषि होती है। कृषि के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा जो संसाधन है वो जैव संसाधन है। जैव संसाधन में आप लोग का आ जाएगा जिससे खनिज है, जीवाश्म संसाधन जिसमें खनिज है, पेट्रोलियम है, जितने भी मिनरल्स निकल रहे हैं ये सारा मिनरल्स है जिसको बोलते हैं। तो खनिज, शैलों का अध्ययन, और इसके अलावा उद्योगों का अध्ययन, कौन कौन से उद्योग किस किस देश में हैं और उद्योग किस आधारित पे उस पर कच्चा माल है, इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ये सारा आपको सारा पढ़ना है। किसमें? तो ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना है, आर्थिक भूगोल में पढ़ना है। इसलिए एक बार अगर आप भूगोल बढ़िया से पढ़ लीजिए तो आपको फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बहुत जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी इसको जानना बहुत जरूरी है कि आपका जिंदगी में कि क्या घट रहा है और उससे कैसे घट रहा है और कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दिया और आप मान लिए। इसलिए किसी भी चीज को पूरा बढ़िया से जानिए, बढ़िया से पढ़िए। आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में
राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप बोलिएगा इसमें राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ही ये जो सीमा विवाद जितना भी चल रहा है, अभी जैसे कि गलवान घाटी में लड़ाई हो रहा है चीन के साथ भारत का, तो वो गलवान जो वैली है, तो वो घाटी में किस सीमा विवाद क्या है, तो ये सारा राजनीतिक भूगोल में आ जाता है। ये देशों के बीच, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन हो गया, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लाइन हो गया, और भी दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध हो गए, तो ये सारा हम लोग राजनीतिक भूगोल में पढ़ेंगे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से ये हमारे ऊपर असर डालते हैं। सिर्फ बाह्य नहीं, आंतरिक तौर पर, आंतरिक में राज्यों का भी लड़ाई चलता है। जैसे कि अभी तेलंगाना अलग हुआ आपका आंध्रा से, तो किस तरह से इसका डिवीजन हुआ, कहीं कहीं नदियों को लेकर के झगड़ा है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद है। तो इस तरह से ये जो राजनीतिक विवाद है, ये भी हम लोग राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये सारा चीज जानेंगे। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मानव भूगोल के अंतर्गत, वो है व्यवहारिक भूगोल। तो व्यवहारिक भूगोल क्या है, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका जनरल लाइफ में यूज, जैसे कि आप लोग कहीं भी सर्वेक्षण होते हुए देखेंगे, आपका अपना जमीन भी है, उसमें नापी करने के लिए कोई आया हुआ है, तो उसका जो मैपिंग होता है, प्लेन टेबल सर्वे वगैरह हो गया, तो वो सब अप्लाइड ज्योग्राफी में या तो प्रयोगात्मक भूगोल में, तो वो सब चीज़ का भी आपका जानकारी होना जरूरी है कि कैसे उसको मैपिंग किया जाता है। इसके अलावा आपके हर किसी के पास अभी फ़ोन हो गया है, अभी स्मार्टफोन सबके पास लेवल है, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या, एक ऑप्शन आता है जीआईएस का। जीआईएस मतलब आपका ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि उसमें आप गूगल अर्थ से पूरा बैठे बैठे सब कुछ देख ले रहे हैं कहाँ क्या है। इसके अलावा जो लोकेशन का आता है कि आप किसी को भी लोकेशन शेयर करते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको कहाँ पढ़ना रहता है, तो मात्रात्मक भूगोल जिसको बोलते हैं, या व्यवहारात्मक भूगोल, मात्रात्मक भूगोल, तो इसमें आप ये सब भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में आपका जो यूज हो रहा है, चाहे वो परिवहन भूगोल हो गया, या तो फिर आपका जो पानी का समस्या हो गया, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है, तो ये सारा चीज़ अप्लाइड ज्योग्राफी में जब हम आएंगे तो उसका इफेक्ट जो है कि हम लोग कैसे उसको मतलब कि एक बेहतर ढंग से उसको या तो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं और कैसे उसको मानव के लिए उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग अप्लाइड ज्योग्राफी में देखेंगे। तो इस प्रकार से भूगोल अपने आप में बहुत वृहद क्षेत्र में है, और जिस तरह से अभी हम लोग देखें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को, ये सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे नहीं होता है। जैसे इसमें हम नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे आपको क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, तो ये सारा आपका क्रमबद्ध भूगोल में हो गया कि किसी भी क्षेत्र में ये क्रमबद्ध ये चीज़ पढ़ना है। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में आपको फिर जाएंगे तो उसका स्पेशली हर प्रदेश का अलग अलग फिर उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसी में आपका आ जाएगा भारत का भूगोल फिर, और भारत के भूगोल में भी फिर हम यही सब चीज़ देखेंगे, वहाँ का स्थलाकृति, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पठार पर्वत, मतलब कि जितना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है उतना भारत के भूगोल में पढ़ना है। भारत के भूगोल में जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपका आ जाएगा झारखंड। अगर जो झारखंड का तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार का तैयारी कर रहे हैं वो बिहार का उसका भूगोल है, यूपी का है यूपी का भूगोल है। तो इस तरह से फिर राज्य लेवल पे आ जाएगा कि आपके राज्य में कौन कौन से भौगोलिक दशाएं हैं, उसका क्या प्रभाव है, उससे उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप इसकी शुरुआत अपना आसपास के क्षेत्र अपने पर्यावरण से कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी नदी किसके यहाँ बह रही है, वो नदी कहाँ जाकर के मिल रही है, कौन से पर्वत कहाँ है, उसका निर्माण किस तरह से हुआ होगा, कहाँ पे मैदान है, उस मैदान का निर्माण कैसे हो गया। वृहद गंगा का मैदान है तो क्या पहले से वहाँ मैदान था या बाद में मैदान का निर्माण हुआ। तो ये सारा का सारा चीज़ ज्योग्राफी में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आगे ये सारा चीज़ को एक एक टॉपिक वाइज आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, इसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी जानने में मदद हो, और अगर कुछ कमी है तो उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।